समुद्रगुप्त भाग 2 में हम शेष विजय यात्रा जो समुद्रगुप्त ने की थी उसके विषय में चर्चा करेंगे एवं उसकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे। तो आइए देखते हैं शेष विजय यात्रा उसकी 8विक राज्यों पर उसकी विजय यात्रा से शुरुआत होती है। फ्लीट के मतानुसार 8विक राज्य उत्तर में गाजीपुर से लेकर जबलपुर के मध्य तक फैले हुए थे। इस निष्कर्ष की पुष्टि हमें एरण के अभिलेख से प्राप्त होती है। कुछ विद्वानों के अनुसार 8विक राज्य आर्यावर्त और पूर्वी सीमांत क्षेत्र के मध्य स्थित है। कुछ इतिहासकारों के मतानुसार विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य के क्षेत्र में 8विक राज्य स्थित थे। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के 9 राज्यों के वर्णन के बाद हरिसेन 8विक राज्यों का वर्णन करता है। इससे अर्थ वनवासी होता है। 8विक से अर्थ प्रशस्ति में इन राज्यों की संख्या नहीं दी गई है। फ्लीट ने खोह के अभिलेख के आधार पर यह मत प्रतिपादित किया है कि इनकी संख्या 18 थी। यह बुंदेलखंड, बघेलखंड, जबलपुर के क्षेत्र में था। यह भी कहा गया कि विंध्याटवी संभवतः मथुरा नर्मदा के क्षेत्र में विस्तृत था। यदि फ्लीट के अनुसार इन 8विक राज्यों को मध्य प्रदेश का मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक प्रतीत होता है कि दक्षिण अभियान करने से पूर्व समुद्रगुप्त ने इन राज्यों को जीता होगा जो दक्षिण के मार्ग में पड़ते थे। हरिसेन इनकी विजय का उल्लेख आर्यावर्त के द्वितीय अभियान के बाद करता है, जिससे कुछ इतिहासकार आर्यावर्त तथा पूर्वी सीमांत राज्यों के मध्य इसे स्थित मानते हैं। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार 8विक राज्य बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक फैले थे। समुद्रगुप्त द्वारा व्याघ्र पराक्रम की उपाधि धारण की गई थी। यह जो उसका व्याघ्र पराक्रम की उपाधि है वो इसी विजय के पश्चात धारण की गई थी कि उसने 8विक राज्यों को जीत लिया था। ऐसा माना जाता है कि 8विक राज्यों ने बिना युद्ध के ही समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सीमांत राज्यों की अधीनता इसके बाद हम देखेंगे। यह क्षेत्र पूर्वी तथा पश्चिम क्षेत्रों में स्थित है। प्रयाग प्रशस्ति के 23वें और 24वें पंक्ति में इसका विवरण प्राप्त होता है। पूर्वी सीमांत प्रदेश पहले देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में 5 राज्यों का विवरण दिया गया है तथा अंत में आदि शब्द का प्रयोग हुआ है, जिससे यह आभास होता है कि इन 5 राज्यों के अलावा भी कुछ अन्य राज्य रहे होंगे। प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित 5 राज्य इस प्रकार हैं। पहला, समतट। समतट यह पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था। इसकी राजधानी करमांत थी। यह पूर्वी बंगाल का समुद्र तटीय प्रदेश है। राजधानी करमांत कोमिल्ला के निकट स्थित थी, ऐसी हमें जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है दवाक। यह क्षेत्र वर्तमान में ढाका और चिटगांव के स्थान पर स्थित था। यह मत फ्लीट के मतानुसार है दवाक के विषय में। इसके पश्चात तीसरा राज्य था कामरूप। यह क्षेत्र वर्तमान असम से संबंधित है। प्रोफेसर राय के मत के अनुसार समुद्रगुप्त का समकालीन कामरूप का शासक पुष्यवर्मा था, जो हर्ष काल के भास्कर वर्मा का पूर्वज था उसका, ऐसा माना जाता है। हर्ष के काल में हर्षवर्धन का मित्र हुआ करता था, उसका यह पूर्वज था। अगला राज्य है नेपाल। नेपाल में इस समय लिच्छवी वंश का शासन था। यह लिच्छवी वंश वैशाली के लिच्छवियों से पृथक था। इस समय नेपाल का शासक जयदेव प्रथम था। प्रयाग प्रशस्ति में उसका उल्लेख नहीं प्राप्त होता। जयदेव प्रथम के काल में नेपाल में गुप्त संवत का प्रयोग आरंभ हुआ था। इससे स्पष्ट होता है कि नेपाल में समुद्रगुप्त का अधिकार था। जयदेव प्रथम समुद्रगुप्त से अपनी माता की ओर से संबंधित था, क्योंकि नेपाल में भी लिच्छवी राजवंश था। इसके बाद राज्य था करत्रिपुर। डॉक्टर राय चौधरी एवं स्मिथ कुमायूं, गढ़वाल एवं रुहेलखंड से इस क्षेत्र को संबद्ध करते हैं। एलन इसे
जालंधर के अंतर्गत करतारपुर मानता है। पश्चिम सीमांत के प्रदेश। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार पश्चिम सीमांत क्षेत्र में 9 गणराज्य थे, जिनका विवरण इस प्रकार है। पहला, मालव। यह प्राचीन गणराज्य था। मालव जाति राजस्थान में बस गई थी, जिससे यह प्रदेश मालवा कहलाया था। इस समय इनका क्षेत्र संभवतः मेवाड़, टोंक, दक्षिण पूर्वी राजस्थान तक था। इनके सिक्के जयपुर और नागर तथा कारकोट नगर तक प्राप्त होते हैं, इसलिए इनकी सीमा यहाँ तक भी कुछ विद्वान स्वीकार करते हैं। दूसरा राज्य था आर्जुनायन। यह राज्य पूर्वी पंजाब व मध्य भारत के बीच स्थित एक राज्य था। आगरा, मथुरा तथा जयपुर इनका क्षेत्र था। संभवतः यह लोग भरतपुर तथा अलवर राज्य में भी निवास करते थे। इन क्षेत्रों में इनकी मुद्राएं प्राप्त होती हैं, जिसमें आर्जुनायम जयः अंकित है। तीसरा राज्य था यौधेय। यह राज्य वर्तमान में रोहतक के पास हरियाणा में स्थित था। पाणिनि यौधेयों का उल्लेख युद्धप्रिय जाति के रूप में करता है। रुद्रदामन के लेखों में भी उसकी प्रशंसा की गई है। यौधेय गण का एक अभिलेख भरतपुर राज्य में प्राप्त हुआ है। इनकी मुद्राएं जयपुर से मुल्तान तक के क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। चौथा राज्य था मद्रक। यह राज्य पंजाब में स्थित था। इनका क्षेत्र चिनाब नदियों तक, रावी और चिनाब नदियों तक के मध्य स्थित था। उनकी राजधानी साकल या सियालकोट थी। पांचवा राज्य था आभीर। पश्चिम राजस्थान में स्थित एक प्राचीन गणराज्य था। स्मिथ इस क्षेत्र को झांसी और विदिशा के मध्य अहीरवाड़ा को मानता है। संभवतः इनकी एक शाखा यहाँ आकर बस गई थी। तो ये आभीर का राज्य था, जो पश्चिमी राजस्थान में स्थित एक प्राचीन गणराज्य था। इसके बाद प्रार्जुन मध्य प्रदेश में स्थित एक राज्य था। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में प्रार्जुनों का निवास था, ऐसा माना जाता है। सातवां राज्य था सनकानीक। यह भी मध्य प्रदेश स्थित एक राज्य था। यह मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी अभिलेख में उसके सामंत सनकानीक महाराज का उल्लेख प्राप्त होता है। इस गणराज्य ने समुद्रगुप्त के काल में अधीनता स्वीकार कर ली थी समुद्रगुप्त की। इसका विवरण हमें प्राप्त होता है। अगला राज्य था काक। यह राज्य भिलसा के समीप स्थित था। सांची को काक नाद कहा जाता था। विंसेंट स्मिथ काक गणराज्य को सांची से संबंधित स्वीकार करते। नवां राज्य था खरपरिक। यह राज्य मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित था। वह बतिहागढ़ के अभिलेख में खरपर को खरपरिक मानते हैं। इसका विवरण हमें प्राप्त होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रत्यंत राज्य। प्रत्यंत राज्य प्रयाग प्रशस्ति में प्रत्यंत राजाओं की सूची विजित राजाओं की सूची से पृथक दी हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि इन राज्यों के साथ समुद्रगुप्त का युद्ध नहीं हुआ था, या ऐसे राज्य जिन्होंने समुद्रगुप्त के समक्ष उपस्थित होकर अपना राज्य समर्पित कर दिया था या अधीनता मान ली थी, वो प्रत्यंत राज्य कहलाते हैं। समुद्रगुप्त से भयाक्रांत होकर स्वयं ही इन राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं और 23वीं पंक्तियों से समुद्रगुप्त की इन राज्यों के प्रतिनीति के विषय में स्पष्टीकरण होता है। प्रत्यंत राज्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं। पहला इसमें आता है आज्ञाकरण। जिन राज्यों ने समुद्रगुप्त की आज्ञा मानकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, ऐसे राज्य आज्ञाकरण राज्य के अंतर्गत आते हैं, जो आज्ञा मानकर ही अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। दूसरे इन राज्यों में सर्व कर दान। ऐसे राज्य जिन्होंने समुद्रगुप्त को सभी प्रकार के करों को देना स्वीकार किया, राजस्व देना स्वीकार किया, ऐसे राज्य सर्व कर दान की श्रेणी में आते हैं और उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता
इस प्रकार कर देकर स्वीकार कर ली। तीसरी श्रेणी इन राजाओं की आती है, ये कहलाते हैं प्रणामागमन, प्रणाम कर आगमन करना। ऐसे राज्य जिन्होंने विनीत भाव से करबद्ध मुद्रा में समुद्रगुप्त की सभा में उपस्थिति दी और उपस्थित होकर समुद्रगुप्त के आधिपत्य को स्वीकार किया, ऐसे राज्य प्रणामागमन के अंतर्गत आते हैं। तो 3 श्रेणियों में प्रत्यंत राज्यों को बांटा जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं विदेशी राज्य थे जिन्होंने समुद्रगुप्त या भारत की अधीनता स्वीकार की इस काल में। पहला था, इसमें कुछ विदेशी राज्यों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है प्रयाग प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त के समक्ष जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था कन्याओं का उपहार देकर, या गरुड़ मुद्रा, गरुड़ की मुद्रा उस समय प्रचलन में थी। वैष्णव मत को मानने वाला था समुद्रगुप्त, तो गरुड़ जो विष्णु भगवान का वाहन है उसका उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। तो गरुड़ मुद्रा अपने देश में अंकित करवाकर या उसका प्रचलन करवाकर अधीनता स्वीकार की। इन राज्यों में इनका विवरण इस प्रकार है। पहला राज्य था देवपुत्र शाही अथवा शाहानुशाही। इनके विषय में पर्याप्त मतभेद है, किंतु इन्हें उत्तरी कुषाण स्वीकार किया जाता है जो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शासन कर रहे थे। कुछ विद्वानों ने, जिनमें फ्लीट एवं एलन शामिल हैं, इन्हें 3 अलग अलग राजा मानते हैं। देवपुत्र एक राजा, शाही दूसरा राजा और शाहानुशाही को तीसरा राजा स्वीकार करते हैं। राधा कुमुद मुखर्जी स्पष्ट करते हैं कि शाहानुशाही उपाधि थी जिसे कुषाण शासकों द्वारा ग्रहण किया जाता था। ऐसी परंपरा पूर्व में भी देखी जा चुकी थी, बाद में भी ये परंपरा प्राप्त होती है। तो ये एक ही राजा था, ये राधा कुमुद मुखर्जी कहना चाहते हैं। इसके बाद शकमुरुंड, शकमुरुंड या शकवंश, एलन के मतानुसार यह उत्तर भारत के शक थे। अनेक क्षेत्रों में भारत में शक थे, इनमें उत्तर भारत के शकों के विषय में एलन स्वीकार करते हैं, क्योंकि पश्चिम भारत के शकों का विनाश चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। कुछ विद्वान इन्हें 2 शासक मानते हैं। स्टेन कोनो के अनुसार मुरुंड शक शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वामी, अतः इसका अर्थ हुआ शक स्वामी। शक मुरुंड से अर्थ शक स्वामी हुआ। इस समय शकों के राज्य उज्जैनी और सौराष्ट्र में थे। कुछ विद्वान इनका क्षेत्र अफगानिस्तान अथवा गंगा की ऊपरी घाटी भी स्वीकार करते हैं। सिंहल तथा अन्य द्वीप। सिंहल का अर्थ लंका से था। लंका के तत्कालीन शासक मेघवर्ण तथा समुद्रगुप्त के पारस्परिक संबंध थे। मेघवर्ण ने अपना दूत भेजकर समुद्रगुप्त को बहुमूल्य उपहार भेंट किए तथा बोध गया में एक मठ महाबोधि संघाराम का निर्माण कराया था, जिसमें महात्मा बुद्ध की रत्न जड़ित मूर्ति स्थापित की गई थी। यह विवरण एक चीनी यात्री वांग हुएंत्से के द्वारा दिया गया था। इस संघाराम को वैन सांग ने भी देखा था, उसका विवरण उसने दिया था। लंका का उल्लेख संहलक अथवा संहल नाम से इस काल के साहित्य में भी हमें प्राप्त हो जाता है। सिंहल द्वीप या श्रीलंका के बाद सर्वद्वीपवासी शब्द का प्रयोग हमें प्राप्त होता है। सर्वद्वीपवासियों ने भी समुद्रगुप्त को उपहार और भेंट किए थे। यह समस्त द्वीप संभवतः दक्षिण पूर्वी एशिया के थे। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार इससे तात्पर्य चंपा अथवा कंबोडिया, फूनान या फूनन अथवा इंडो चाइना, जावा, सुमात्रा, बर्मा आदि से है। डॉक्टर जिनेश चंद्र सरकार इसका अर्थ सुदूर पूर्व के द्वीपों से लगाते हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार स्वीकार करते हैं कि यह संदर्भ दक्षिण पूर्वी एशिया के हिंदू उपनिवेशों के बारे में है। समुद्रगुप्त की उपाधि धनद वरुणेन्द्रांतक सम, ये उपाधि उसने धारण की थी। इससे भी निकटवर्ती द्वीपों पर समुद्रगुप्त के अधिकार की पुष्टि होती है।
इन द्वीपों में लक्षद्वीप भी सम्मिलित था, ऐसा माना जाता है। इसके बाद समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ। समुद्रगुप्त ने अपनी विजय यात्रा के अंतर्गत अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था। उसकी स्वर्ण मुद्राओं तथा उत्तराधिकारियों के अभिलेखों में इनका उल्लेख है कि एक मुद्रा पर यह उल्लेख है कि अश्वमेध पराक्रमः। ये सिक्के के दोनों ओर में अलग अलग पक्ष में ये लेखन होता था, चित्र होते थे। तो अश्वमेध पराक्रमः लिखा हुआ है, दूसरी ओर घोड़े का अंकन हुआ है। प्रभावती गुप्त के अभिलेखों में उसे अनेकाश्वमेध विजयी कहा गया है। अनेक यज्ञ उसने किए, ऐसा उल्लेख मिलता है। उसके उत्तराधिकारियों ने उसे चिरोत्सन्न अश्वमेध हर्ता कहा है। उसकी स्वर्ण मुद्राओं में राजाधिराजः पृथ्वीम जित्य दिवम जयति अप्रति वार्यवीर्य लिखा हुआ है। तो इस तरह के लेख उसके सिक्कों से भी प्राप्त होते हैं और अन्य स्थलों से भी प्राप्त होते हैं। साहित्य एवं कला को उसने संरक्षण प्रदान किया। उसके द्वारा साहित्य और कला को जो संरक्षण दिया गया वह अद्वितीय था। अपने शास्त्र ज्ञान में गुरु बृहस्पति को और संगीत ललित कलाओं के ज्ञान में नारद और तुम्बरु को लज्जित करता था, ऐसा उसके बारे में कहा गया। वह स्वयं कवि था और प्रशस्ति में उसे कविराज लिखा गया है या कहा गया है। उसकी एक मुद्रा में उसे वीणा वादन करते हुए प्रदर्शित किया गया है। वह विद्वानों का आश्रयदाता था। हरिसेन को उसने आश्रय दिया था। हरिसेन लिखता है कि उसने अपने पुरस्कारों द्वारा सरस्वती और लक्ष्मी के विरोध को मिटा दिया था। उसके काल में संगीत, नृत्य, वास्तुकला, मुद्रा कला आदि का पर्याप्त विकास हुआ था। वैष्णव धर्म को उसने प्रश्रय दिया था। यद्यपि वह सभी धर्मों के प्रति उदार था, सहिष्णु था, सभी को उसने दान दिए थे, किंतु स्वयं वैष्णव मत को मानने वाला था तथा इस मत को उसने विशेष प्रश्रय प्रदान किया था। उसे धर्म की मर्यादा रखने वाला, धर्म प्राचीर बंधः कहा गया है। सुदृढ़ शासन एवं न्याय व्यवस्था की स्थापना समुद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। सुदृढ़ न्याय व्यवस्था भी उसने स्थापित की थी। प्रयाग प्रशस्ति से उसके अनेक अधिकारियों के विषय में जानकारी मिलती है। इनमें संधि विग्रहिक, महादंडनायक, कुमारामात्य आदि के पदों का उल्लेख है। यद्यपि उत्तर से लेकर दक्षिण तक उसके शासन एवं प्रशासन में विस्तृत साम्राज्य होने के कारण तथा विभिन्न प्रकार के राज्यों को, जिसमें विभिन्न राजा थे, उन सबको उसने सम्मिलित किया था और उनके प्रशासन को उन्हीं को सौंप दिया था, विशेषकर दक्षिण के क्षेत्र में। तो इस कारण से उसके शासन या प्रशासन के तरीके में हम भिन्नता पाते हैं उत्तर और दक्षिण में। किंतु केंद्रीय क्षेत्र जिसमें वह स्वयं शासन कर रहा था, वहाँ एक प्रकार की ही प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित थी तथा दृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था थी और न्याय व्यवस्था में एकरूपता के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। आइए अब समुद्रगुप्त के मूल्यांकन में कुछ विद्वानों के मत या प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार वह सब राजाओं का नाश करने वाला था। संसार में उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसकी प्रसिद्धि चारों समुद्रों तक फैली हुई थी। वह मनुष्यों में देवता के समान, धन में कुबेर के समान, शक्ति में इंद्र के समान, विद्वानों में बृहस्पति के समान, वह यम की भांति अजेय था। सद्पुरुषों की आशा व दुष्टों का काल था। यह उसका मूल्यांकन किया है हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति में ये उत्कीर्ण है। डॉक्टर R.C. मजूमदार लिखते हैं, उसके सिक्कों तथा अभिलेखों के अध्ययन से हमारे समक्ष एक ऐसे वज्रदेह शक्तिशाली सम्राट की मूर्ति खड़ी होती है जिसके शारीरिक ओज के अनुरूप बौद्धिक एवं सांस्कृतिक संपन्नता ने इस युग का सूत्रपात किया था। R.D. बनर्जी लिखते हैं, समुद्रगुप्त एक महान सम्राट था। पिता से उसे छोटा सा राज्य प्राप्त किया था, किंतु अपने उत्तराधिकारियों को विस्तृत साम्राज्य प्रदान किया। उसने शासन में सुधार किए। कुछ सुधारों के साथ उसकी शासन पद्धति
मुस्लिम आक्रमण तक चलती रही। इस प्रकार समुद्रगुप्त का मूल्यांकन किया जाता है। वह अजेय विजेता था, सब युद्धों में वह अपराजेय बना रहा था। सुदृढ़ शासन, न्याय व्यवस्था, साहित्य, कलाओं का संरक्षक था। संगीत, नृत्य, मूर्तिकला, इन सब का विकास उसके काल में हुआ था। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो गुप्त युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, उस गुप्त युग के स्वर्ण युग की नींव इसने स्थापित कर दी थी। आगे चलकर वह और फला फूला, तो उसकी नींव की स्थापना करने का श्रेय पूरी तरह से समुद्रगुप्त को जाता है। एक छोटा सा राज्य उसने प्राप्त किया और एक विस्तृत साम्राज्य उसने स्थापित कर दिया। यह प्राचीन काल का प्रथम सम्राट था जिसने सुदूर दक्षिण तक विजय यात्रा की और एक विशिष्ट प्रकार की दक्षिण नीति उसके द्वारा अपनाई गई थी। तो इस प्रकार से समुद्रगुप्त को कहा जा सकता है कि वह अद्वितीय सम्राट था।